बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम 9th की फ़िज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस के ऊपर बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने टर्निंग इफ़ेक्ट फोर्स को पढ़ा, जिसका दूसरा नाम टॉर्क भी है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। उसके ऊपर हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की और आई होप कि आपको अगर वो चीज़ें, वो बातें आपके जहन में मौजूद हैं तो हमारी आज की जो डिस्कशन है वो बहुत ही सहल, बहुत ही आसान रहेगी, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। हमारे आज का जो टॉपिक है वो इक्विलिब्रियम है। अब सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। इक्विलिब्रियम को हम डिफ़ाइन यूँ करते हैं, द स्टेट ऑफ अ बॉडी at rest और, यानी ये इसके साथ कनेक्टेड और है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी एक ऑब्जेक्ट को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे, दो सूरतों में हम उसको इक्विलिब्रियम में कहेंगे, या तो वो रेस्ट में है, जहाँ पड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, वो हमारे पास रेस्ट में है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, रेस्ट और मोशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू है और अब हमारे स्टूडेंट के अजहान, उनके माइंड्स इतने मैच्योर हो चुके हैं कि इन बातों को इनकी रिपीटिशन कुछ मुनासिब नहीं लगती है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज़ इन इक्विलिब्रियम, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन के साथ है, मूव कर रहा है, लेकिन वो मूवमेंट, उसकी वो जो मोशन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इसको भी हम इक्विलिब्रियम। अब फ़र्क कैसे करेंगे, अब दोनों इक्विलिब्रियम हो गए, तो इसको हम कहते हैं, इसीलिए मैंने जगह छोड़ दी थी, इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। EQ हेयर फॉर इक्विलिब्रियम, जगह कम है तो मैं पूरा कंप्लीट वर्ड नहीं यूज़ कर सकता हूँ। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहे होंगे तो इसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम हमारे पास अब इस कंडीशन का नाम है जिसमें ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो और या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। दोनों सूरतें इक्विलिब्रियम कहलाएगी, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी, दूसरी डायनामिक। अब इर्रिस्पेक्टिव कि हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं या डायनामिक की, वी विल जस्ट डिस्कस इक्विलिब्रियम। सो इन बोथ द कंडीशंस या बोथ द स्टेट्स, वेदर इट्स अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, कंडीशन दोनों के लिए सेम है। और वो कंडीशन क्या है, हम कहते हैं कि अगर आप दो शराइत पूरी कर लें तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इनको कहते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी गोया हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बच्चा है और उसके वालिद साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें बाइक लेके दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी दो शराइत पूरी करनी पड़ेंगी। एक तो यह है कि तुम क्लास में टॉप कर लो, और दूसरा है कि तुम अपनी वालिदा की बात मानो। तो अब टॉप कर ले, लेकिन बात अगर उसने अपनी वालिदा की जो है डिसोबीडियंस ना की, यानी ओबीडियंट रहा, तो उसको यानी जो टॉप करना है क्लास में, पहली शर्त ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वो अपनी वालिदा का ओबीडियंट होगा, अपनी माँ का कहना मानेगा। तो दोनों शराइत पूरी होंगी तो वो जो इनाम है उसका मुस्तहिक कहेगा। अब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। सो उसमें है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज दिस। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन कहती है द अलजेब्रिक, या अगर आपको ये लफ्ज़ तंग करे तो आप सिर्फ सम भी कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग on a body
मस्ट बी 0। यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्सेस काम कर रही हैं, भले 1 2 3 4 50 100 जितनी फोर्सेस भी हैं, उन सब का जो रिजल्ट है, उनका जो सम है, उनका जो टोटल है, उनका जो जब आप उनको जमा कर लें तो उनसे जो हासिल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, उनका हासिल 0 या 0 होना चाहिए। कैसे? ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इधर से 5 न्यूटन फोर्स है, इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स है। अब आप देख सकते हैं डायरेक्शंस अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगी, नेट रिजल्ट हमारे पास 0 हो जाएगा। 5 - 5 इज 0, सो ये ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कोई शख्स इधर से फोर्स लगा दे तो अब तो ये चलना शुरू कर देगा, तो नेचुरली ये 0 नहीं होगा, हमें यहाँ से भी फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हो सकता है कि हम यहाँ से 2 फोर्सेस प्रोवाइड कर लें, एक 2 न्यूटन की हो, दूसरे 3 न्यूटन की हो, अगरचे कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स और आते हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट की आसानी के लिए क्या हम एज्यूम करते हैं कि इन दोनों का जो नेट है वो 5 न्यूटन है और यहाँ से भी 5 न्यूटन ही है। तो अगेन इसी चीज़ को हम कहते हैं कि हमारे पास इनका जो सम है, यानी अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं F1 + F2 + F3। अब मैंने आपसे कहा हमारे पास ये ज़रूरी तो नहीं है कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, हज़ारों फोर्सेस हो सकती है। तो हम ये जाते जाते Fn तक चले जाते हैं। अब n 1000 भी हो सकता है, n 10 भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। वो हम कहते हैं कि इन सबको हमने प्लस किया तो ये सम ऑफ फोर्सेस हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका यहाँ पे आके स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि बुक में कुछ अजीब व गरीब किस्म की शक्लें नज़र आती हैं, कुछ इस तरह की शक्ल नज़र आती है और उसके ऊपर I = इससे मुराद सिर्फ ये है कि ये साइन जिसको समेशन या सिग्मा साइन कहते हैं, ये कहता है कि ये 1 से, दिस इज़ 1 से शुरू होती है फोर्स, 2 3 4 5 6, यानी 1 से शुरू होके ये n तक जा रही है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी 0। अगर हमारे पास सब फोर्सेस का सम 0 हो तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ आई कम टू द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का ही एक नाम और भी है, दैट इज प्रिंसिपल, ये असूल वाला प्रिंसिपल है, ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब उसके लिए हम यहीं से बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। वो जो ऊपर हमने एग्जांपल डिस्कस किया बिल्कुल वही स्टार्ट है उसका। लेकिन कोई शख्स ये मानने को तैयार नहीं होगा कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इनका नेट ये हरकत नहीं करेगा, बल्कि ये इसको खींचेगा और इसमें कुछ इस किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस कर देगा। तो नेचुरली ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। वजह क्या है कि इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। जब दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, अगरचे वो फोर्सेस सेम हो, अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो तो उनका जो टार्क है या वो जो फोर्सेस है एक दूसरे को कैंसिल करने के बजाय टार्क प्रोड्यूस करेंगी। और यहाँ पे अगर वो दोनों फोर्सेस सेम है, उनका टार्क सेम है,
लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो उस सूरत में जो दो टार्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम कपल भी कहते हैं। ये टॉपिक चूँकि छोटा सा था मैंने इसलिए छोड़ दिया आपके लिए कि यहाँ पे डिस्कशन में आ जाएगा। सो इन दिस केस अ कपल विल बी प्रोड्यूस्ड। अब हम कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हम तो इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, हम तो कपल नहीं चाहते, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि अगर ये एक टार्क प्रोड्यूस कर रही है नेचुरली, अगर हम इस फोर्स का एक्शन देखें, अगर ये यहाँ से फिक्स है तो ये इसको कुछ यूँ घुमाने की कोशिश करेगी, यानी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेगी, और अगर आप देखें तो ये भी तो क्लॉकवाइज टार्क ही प्रोड्यूस कर रही है। सो दोनों फोर्सेस मिलके क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रही हैं, तो हम कहते हैं कि अगर क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क भी चाहिए होगा। सो इफ क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क या सम ऑफ टार्क इज इक्वल टू 0, यानी दो ही तो टार्क्स हैं, क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क, चाहे अब जितनी भी फोर्सेस हैं वो टार्क प्रोड्यूस कर रही हैं, दो ही डायरेक्शंस में तो हो सकते हैं, तो अगर उनका सम 0 है, यानी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो ये ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि इसका जो बेस्ट एग्जांपल है जिसको हम देखते हैं कि जिसमें आप फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, वो है हमारे पास हेलीकॉप्टर की। वंस अगेन माय ड्राइंग मे नॉट बी वेरी गुड, बट आई होप कि ये हमारा काम कर जाएगी। ये हमारे पास टेल रोटर है और ये हमारे पास टॉप रोटर है। जब टॉप रोटर हरकत करता है तो उसके नतीजे में ये हवा को नीचे की तरफ फेंकता है, हवा इसको ऊपर की तरफ पुश देती है, जिसके नतीजे में इसको एक लिफ्ट मिलता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि इसकी जो बॉडी है, ये जो हेलीकॉप्टर की बॉडी आप देख रहे हैं, ये बॉडी भी इसके साथ फिर, यानी ये जब यूं घूमता है तो एज ए रिएक्शन बॉडी भी घूमना शुरू कर देती है। अब बॉडी के जो टॉर्क है उसको किल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम इसके टेल के ऊपर एक फ़ैन दे देते हैं। अब जब टेल फैन हवा को हिट करता है तो अगर ये बॉडी इसको जो हेलीकॉप्टर है इसको टार्क इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो वो जो फैन जो एयर प्रोड्यूस करता है वो बैकवर्ड जाती है, जिसके नतीजे में इसको फॉरवर्ड में या दूसरी डायरेक्शन में इसको टार्क मिलता है, और एज अ रिज़ल्ट इसकी वजह से जो इसमें पैदा होने वाला टार्क है उस टार्क को ये जो है तो काउंटर करता है। हेलीकॉप्टर में ख़ास बात ये होती है कि ये हूवरिंग कर सकता है। हूवरिंग मीन ये कि ये हवा में एक जगह के एक मकाम के ऊपर मुअल्लक हो सकता है। उस सूरत में जब हम इससे पैदा होने वाली फ़ोर्स को इसके वेट के इक्वल कर देते हैं तो ये बिल्कुल अप एंड डाउन फोर्सेस और जो टार्क है उसको ये बैलेंस कर देता है। तो रिज़ल्ट ये होता है कि ये हेलीकॉप्टर अपनी जगह पे हूवरिंग कर सकता है, और दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल वेयर फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर बोथ मेट। जस्ट वन मोर एग्जाम्पल एंड वी आर क्लोजिंग द टॉपिक कि ये तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए हो गया। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जब एक पैराट्रूपर जंप करता है, जब जंप करता है तो आपने देखा होगा कि ये बड़ा तेज़ी से ज़मीन की तरफ आता है, लेकिन जब वो अपना पैराशूट खोलता है तो अब उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, और पैराशूट के खुलने के बाद जो हवा उसको अपवर्ड पुश दे रही होती है वो अपवर्ड एक्ट करता है। जहाँ पे ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो मुस्तहकम हो जाती है, बरकरार हो जाती है, एक जगह पे आके रुक जाती है, और उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। और आप देखते हैं कि ये जब ये पैराट्रूपर जो है जब छलांग, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये बिल्कुल हवा में ख़ास रिदम से नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं, यानी वो जो फ्री फॉल का जो एस्पेक्ट है वो हमें नहीं मिल रहा होता। दिस इज़ द पॉइंट वेयर द डाउनवर्ड फोर्स एंड द अपवर्ड फोर्स और ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, तो ये बिल्कुल आराम से ज़मीन के ऊपर आके उतर जाता है। दिस पर्टिकुलर स्टेट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। दिस वाज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड एग्जांपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड आई आल्सो होप कि आपने कुछ इसको एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू वेरी मच।